तो स्वागत है आपका मेरे वीडियो पार्ट 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला सवाल आता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उससे जो फूड रिसीव करके स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा है, उस एनर्जी को, उस फूड को यूज करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन जो है हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, लेकिन इस ऑक्सीजन को किस तरीके से जो है फिल्ट्रेट किया जाता है और हमारे बॉडी में डायरेक्टली उसको पहुंचाया जाता है, क्योंकि हम हर एक जो है सेकंड में सांस लेते हैं और हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला आता है कि गैसेस का एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। दूसरा, ये जो ऑक्सीजन होता है इसमें क्या होता है कि इससे हमारे जो फूड के अंदर जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो फूड क्या होता है, वो मतलब कि ऑक्सीजन जाके उसमें से एनर्जी को रिलीज करवाया जाता है। इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। सेल के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करवाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो, जो रेस्पिरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, इसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरीके से। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग जो है अच्छे से थोड़ा सा याद कर लें। देखो, इस डायग्राम में क्या है, मैंने बताया कि ग्लूकोज के कुछ डिफरेंट पाथवे होते हैं। अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, और ग्लूकोज मान लो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन देकर अगर हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। अगर ऑक्सीजन को हम नहीं देते हैं, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनता है। और मान लो ऑक्सीजन कम पड़ जाए, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। इसी चीज को मैंने आपको यहाँ पर इस डायग्राम से समझाया हुआ है। देखो, लिखा है कि इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल। देखो, ये ग्लूकोज है जिसके 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। एक्चुअली क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो स्प्लिट होता है पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट। पायरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम, ठीक है, और यहां से एनर्जी रिलीज होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्प्लिट होता है। देखो, लिखा है यहाँ पे मैंने, इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। नेक्स्ट क्या है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस कहां पे परफॉर्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो सकता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। जो पायरुविक एसिड है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्रोसेस अगर होता है तो हम उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ फर्मेंटेशन में होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब ये फंक्शन परफॉर्म होता है। देखो, ये फंक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे ये ऑक्सीजन की एब्सेंस है, यहाँ पे ये एक एरो आ रहा है, यानी ग्लूकोज, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देखा हमने कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन के आएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास इथेनॉल। अब इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मैं आपको इथेनॉल का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, ठीक है। ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं बुलेट्स में। ठीक है, ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला, ठीक है। ये इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। क्या होता है कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुविक, मतलब ये स्प्लिट होता है ग्लूकोज, पहले पायरुविक एसिड बनेगा, फिर ये आगे स्प्लिट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एथेनॉल। और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन,
ठीक है, ये प्रोसेस कब परफॉर्म होता है? जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, और जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है उस प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद जो ये ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का, जब ऑक्सीजन अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन यूज करते समय अगर इसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो ब्रेक डाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसका प्रोडक्ट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। देखो हम लोग कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहां पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पे डायग्राम में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये तो हो गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि अगर हमारे पास लैक, अब ये LA होगा, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर हमारे पास हो गया, मतलब सपोज करो, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, आप बहुत तेज रनिंग करो, रनिंग करते वक्त क्या होता है, अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रनिंग करने का, तो आप देखोगे कि आपके स्टमक में पेन होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जितना ऑक्सीजन का डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, और आप रनिंग किए जा रहे हो, तो क्या होता है कि हम सांस बहुत तेज से जो है इनटेक और आउट, यानी बहुत तेज से रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की डिमांड जो है बॉडी से और बढ़ चुकी है। तो आप उस समय देखोगे कि आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। अब वो लैक्टिक एसिड क्यों बन रहा है? क्योंकि हम रेस्पिरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उतना ऑक्सीजन हमारे मसल्स को नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। तो क्या हुआ कि अगर ग्लूकोज स्प्लिट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, पायरुविक एसिड बनता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो लैक्टिक एसिड परफॉर्म वहां बन जाएगा, ठीक है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और एनर्जी मिलेगी। एनर्जी तो आ रही है, लेकिन लैक्टिक एसिड बनता है, और वो भी मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। ये परफॉर्म जो होता है वो मसल्स के अंदर होगा। ये देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्लूकोज जो है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर ग्लूकोज स्प्लिट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी आती है। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, मसल्स के अंदर होगा ये, तो लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें पेन होता है और एनर्जी मिलेगी। पायरुविक एसिड देखो, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के मतलब अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होता है ये पायरुविक एसिड यूज होता है, तो उसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी बाहर आती है। ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लो। अब देखो फिर बारी आती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ये एक अलग पॉइंट है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बात करें एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है उसको यूज करते हैं, ठीक है। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, और वो अपना सर्वाइवल करते हैं उससे, ठीक है। तो वो जो ये डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं, वो लंग्स से नहीं करते, वो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन में मैंने कुछ डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है कि एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है। तो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी आती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका एंड प्रोडक्ट वाटर होता है। इसका एंड प्रोडक्ट अल्कोहल होता है, और लैक्टिक एसिड इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, और लेस अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आप देखो, जब साइटोप्लाज्म में ये हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। लेकिन जब ये प्रेजेंस यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आपको यहाँ से मिल रही है, ठीक है। अब देखो जब रेस्पिरेशन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ये क्या होते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन होते हैं, और रिलीज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं यहां लिख देता हूं, इसको आप नोट कर लो। एटीपी का मतलब होता है, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है एटीपी का। एटीपी का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। इसके फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो इस तरीके से हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ बताया। रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी आगे जो है हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखो, उस समय हम लोग देख रहे थे कि जो ग्लूकोज है वो किस किस तरीके से स्प्लिट होता है, साइटोप्लाज्म में कैसा स्प्लिट होता है और जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे स्प्लिट होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। देखो, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो एयर होती है, ठीक है, वो पास होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, यानी पासेस ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके लिए नसल पैसेज यानी नाक की जरूरत होती है, जिससे क्या होता है, देखो नोज में क्या होता है, इनिशियली एयर जाती है और जो नोज के हेयर्स होते हैं ये इस एयर को क्या करते हैं, जो इसमें डस्ट होता है ये उसको साफ कर देते हैं, ठीक है। यानी इनिशियली फिल्ट्रेशन यहीं पर हो जाता है। जनरली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है कि जो एयर होती है, एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें से हमें ऑक्सीजन को क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, जिसके लिए नॉस्ट्रिल्स, नसल पैसेज, नसल कैविटी, फार्निक्स, लार्निक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वलाई और ब्लड वेजल्स यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ये जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वलाई और ब्लड वेजल्स ये लंग्स के अंदर होता है। बाकी इतना फंक्शन ऊपर की तरफ यहाँ पर है। देखो, माउथ कैविटी है, फार्निक्स गले के पास होता है, लार्निक्स, ये ट्रैकिया, 8 रिंग्स होते हैं इसमें, देखो ये रहा, और रिंग्स, ये ट्रैकिया ये रहा, ठीक है, और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, देखो ये इसमें 8 रिंग्स होती हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, ये जो गैसेस हैं ये हमारे लंग्स होते हैं यहाँ पेयर में, तो इस साइड और इस साइड एयर पहुंच जाती है। ये एल्वलाई है, इसका फंक्शन होता है कि गैसेस को एक्सचेंज करना। इसमें इसी का सबसे ज्यादा मेन फंक्शन होता है एल्वलाई का, जो कि लंग्स में होता है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को एयर में से जो है इनटेक करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है वो बाहर निकाल देगा। यानी जो ऑक्सीजन होता है इसको तो ये इनटेक करेगा, और जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये इसमें से बाहर निकाल देगा। यानी ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड आउट। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एल्वलाई का, जो कि हमारे इसमें लंग्स में बहुत जो है जगह पे में बहुत सारे एल्वलाई इसमें होते हैं जो कि ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं। देखो, लंग्स में क्या होता है, सबसे पहले कि हम सांस लेते हैं और फिर हम सांस छोड़ देते हैं, यानी एयर को हम इनटेक करते हैं और फिर एयर आउट करते हैं, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो देखो, इनहेलेशन में क्या होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं वो फूल जाते हैं क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाती है, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि एयर बाहर चली जाती है। जब हम इनटेक करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन, मतलब फेफड़े में इतनी हवा भर जाती है कि इसमें जो है ऑक्सीजन होता है उसको हम यूज कर लेते हैं, मतलब बॉडी ब्लड में तुरंत उसको पहुंचा दिया जाता है एल्वलाई के थ्रू। उसके बाद जो एक्सहेलेशन होता है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ये बाहर की तरफ निकल जाता है। अब देखो, इनहेलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक चेस्ट कैविटी, यानी जो चेस्ट होता है ये एक्सपैंड हो जाता है, और एक्सहेलेशन में चेस्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। रिब्स जो होती हैं ये लिफ्ट अप हो जाती हैं, ठीक है, यानी लिफ्ट हो जाती है ऊपर की तरफ, और रिब्स जो होता है वो इसमें एक्सहेलेशन में डाउनवर्ड होता है। तीसरा क्या होता है, जो डायाफ्राम होता है, देखो ये रहा डायाफ्राम, डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, डायाफ्राम का डोम शेप हो जाता है, देखो इसको डोम शेप यानी गुंबद जैसा ये बन जाता है, और यहाँ पे जो है इनहेलेशन में ये फ्लैट शेप में फ्लैट हो जाएगा, देखो हल्का सा यहाँ पे फ्लैट हो गया क्योंकि लंग्स ऊपर की तरफ फैल गए हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर एयर आ जाती है। चौथी बात क्या है कि वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स होती हैं इसके अंदर एयर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं यानी जब एयर हम बाहर रिलीज करते हैं तो इसमें जो एयर होती है वो बाहर की तरफ
रिलीज हो जाती है। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें मैंने सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं जो मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से एयर को फिल्टर किया जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उस समय हमने देखा कि एरोबिक एनारोबिक क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंक्शन कैसे कैसे परफॉर्म होता है ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद ये टॉपिक चला। अब उसके बाद जो हम आगे चलते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। देखो ह्यूमन बींग्स होते हैं आर टेकन इन द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, मैंने आपको बताया नाक के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम लोग एयर को इनटेक करते हैं। और एयर जो पास होती है नॉस्ट्रिल से पास होती है, जिसके पास फाइन हेयर्स होते हैं, बहुत पतले पतले बाल होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, नसल पैसेज में उस एयर को फिल्टर कर लिया जाता है। दूसरी बात यहाँ क्या है, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। और क्या होता है कि इसी पैसेज में क्या होता है, म्यूकस, वही जो मैंने आपको बताया स्टमक में होता है, ये क्या करता है कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लो एयर में कुछ ऐसा जो है कंपाउंड हुआ जो कि नुकसान पहुंचा सकता है, तो इससे उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, फ्रॉम एयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो एयर होती है वो थ्रोट के द्वारा, यानी यहाँ पे थ्रोट होता है, इसके थ्रू लंग्स में पहुंच जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो रिप्स होती हैं, ठीक है, यानी जो रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है जहां से ये पहुंच। अब देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एक्चुअली क्या करती है, जो विंड पाइप होता है हमारे जो गला होता है, इसमें दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप। तो फूड पाइप से तो खाना जाता है और विंड पाइप से हवा जाती है, एयर पास होती है। ठीक है, तो इन दोनों पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कार्टिलेजेस काम आते हैं। ये ट्रैकिया भी यहीं पर मौजूद होता है, और लार्निक्स और फार्निक्स, ठीक है, ये लोग आवाज यानी जो हम लोग बोलते हैं इसको ये कंट्रोल करते हैं। अब देखो दीज एंश्योर्स द एयर पैसेज डू नॉट कोलैप्स। ठीक है, जो ये कार्टिलेजेस होती हैं, जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, ये मैंने आपको बताया कि जो एयर है वो कोलैप्स नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा। विद इन द लंग्स द एयर पासेस डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। क्या होता है, जैसे लंग्स के अंदर पहुंचता है, जो एयर होती है, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे ट्यूब से होकर एल्वलाई तक पहुंचना है उसका। ठीक है, वो क्या होते हैं, एल्वलाई तक। इसका लास्ट जो टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेट का मतलब जो लास्ट जो उसका डेस्टिनी होता है वो एल्वलाई होता है, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज वहीं पर होना है। तो लिखा है विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, बहुत छोटे छोटे फाइन ट्यूब्स में चली जाती हैं, और फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइन स्ट्रक्चर। ये रहा बलून लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वलाई। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब क्या होता है, द एल्वलाई ऑफ लंग्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। जो एल्वलाई होता है इसमें काफी अमाउंट में ब्लड पाया जाता है, और इसी जगह एंड आर द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वो बाहर किया जाएगा, और जो एटमॉस्फेयर से गैसेस आई हैं ऑक्सीजन, उसको ब्लड के अंदर डाला जाएगा। हमने सांस लिया, ठीक है, ऑक्सीजन को जो है ब्लड में भेजा गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो सीधा बाहर आ जाता है। आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, नेक्स्ट द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मैंने आपको बताया, फॉर रिलीज इनटू द एल्वलाई, है ना, एल्वलाई के थ्रू ये बाहर जाता है। एंड ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन बाय द ब्लड इन एल्वुलर ब्लड। इसको क्या करते हैं, एल्वुलर ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है ना, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। और फिर क्या होता है, ये पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। जो सभी सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि हर कोई वर्क कर रहा है, और वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी रिलीज करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल द एयर इज टेकन इन and let out. The lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है हमेशा एयर से भरा हुआ होता है, इसीलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन दोनों को एक्सचेंज होने में जो टाइम लगता है, उस दौरान लंग्स में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे हमारा जो काम चलता है बॉडी का। इसलिए अगर हम थोड़ी देर सांस रोक लेते हैं, तभी जो है हमारे जो सेल्स होती हैं वो फंक्शन करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें फिर से जो है जरूरत पड़ती है कि हम सांस लें और सांस छोड़ें। आप कुछ देर के लिए अगर आप जो है अपने रेस्पिरेशन को रोक देते हो,
तो जैसे ही आप जो है स्टार्ट करोगे थोड़ी देर बाद आपको बहुत तेजी से सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑक्सीजन की, सेल्स को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो रिजर्व ऑक्सीजन था वहाँ पे वो सारा का सारा खत्म हो गया। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। यानी ह्यूमंस में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड कलर होता है ब्लड का, कैरीज ऑक्सीजन। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से जितने बॉडी टिश्यूज होती हैं, यानी फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। दिस पिगमेंट इन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। मैंने आपको बताया ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जो कि बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करवाता है। और अगर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होता तो जो है हमारे जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी निकालने, मतलब यूज करने में, मतलब यूज कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए आपको जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद जो भी एनर्जी हमने अपने सेल्स में स्टोर किया है उसको यूज करने के लिए हमें ऑक्सीजन के चाहिए। और आप देख लो कि उस ऑक्सीजन को यूज करने के लिए हमें कितनी सारी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या जो है बातें आपको समझनी चाहिए, मत समझ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आपको ये मैंने बताया कि किस तरीके से लंग्स जो है एयर को फिल्ट्रेट कर देती हैं। ठीक है, और सबसे मेन फंक्शन जो था वो एल्वेलाई था। और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, देखो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं ये हमारे क्या नाम, लंग्स को, जो लंग्स होते हैं और हार्ट, इन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो आगे जो हमारा टॉपिक है ये है रेट ऑफ ब्रीदिंग। यानी जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसका रेट क्या होता है, मतलब कितनी तेजी से हम सांस लेते हैं। देखो रेट ऑफ ब्रीदिंग में क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग पंप्स इनटू आवर बॉडी। कहने का मतलब है कि जो हम उसको ब्रीद करते हैं, हमारी बॉडी जब पंप करती है तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो बाहर चला जाता है ना। तो ब्रीदिंग अकर्स इनवॉलेंट्री। देखो इनवॉलेंट्री का हिंदी में मतलब होता है अनैच्छिक, यानी वो क्रियाएं जो हमारी इच्छा में ना हो। ठीक है, उनको हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। बट द रेट ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ब्रेन। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है। देखो ये ब्रेन का इनवॉलेंट्री, यानी ये वो ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन क्या करता है, पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। हिंड ब्रेन क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करवाता है, डाइजेशन भी परफॉर्म करवाएगा और जो है रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करवाएगा। तो जो ब्रीदिंग होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। ये काम जब जब आपका जन्म हुआ और टिल डेथ तक आप रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, जब आपने रेस्पिरेशन बंद कर दिया जो है लाइफ खत्म हो जाती है हमारी। नेक्स्ट क्या है, जो हमारी एवरेज ब्रीदिंग रेट होती है एक एडल्ट की, वो होती है 15 से 18 पर मिनट। ठीक है, यानी एक मिनट में हम 15 से 18 बार ब्रीद कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, नोट करके मैंने लिखा है कि वी हैव जस्ट स्टडीड दैट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज कैरिड बाय हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर ब्लड। हमने यहाँ पर देखा है कि जो ऑक्सीजन है इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो, जब हमने यहाँ देखा है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है, देखो नोट करने वाली बात यह है कि जस्ट नोट करने वाली बात है कि वी हैव स्टडीड दैट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग। हमने ये पढ़ा कि जो है सांस लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या होता है, जो हेमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है वो इसको कैरी करके ले जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है, यानी काफी अमाउंट में उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाता है। तो द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, देखो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है कि कुछ नॉर्मली हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, अगर हेमोग्लोबिन उतना नहीं होता तो फिर क्या होता है, हम लोग जो है उतने अमाउंट में वर्क नहीं कर पाएंगे, उतने अमाउंट में हम अपने जो है प्रोसेसेस होती हैं, जो फंक्शन होती है, जो डेली हम परफॉर्म करते हैं वो नहीं हो पाएगी। द डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। यानी अगर हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कम हो जाता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे क्या है, हेमोग्लोबिन क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड में पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन अगर हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस पर्सन का जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा और इससे क्या होगा, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी,
थकावट हो जाएगी और वो अपने आप को मतलब एनर्जी लेस महसूस करेगा, उसको मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी सी आ जाएगी, वो सोचेगा कि यार मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं जो है कोई काम नहीं कर पा रहा, किसी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसके अंदर जो बॉडी सिस्टम है उसके परफॉर्मेंस में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखो मैंने लिखा है ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक रेड कलर लिक्विड होता है जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है। अब ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट होता है और उसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। देखो इसके पीछे ये यहाँ लिखा हुआ ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये लिखा है ना ब्लड इज रेड कलर्ड लिक्विड, क्यों होता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर, इसकी वजह से ब्लड का हो गया। और दूसरी की बात क्या होती है कि ब्लड एक तरीके का टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड की वजह से ही पूरी हमारी बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब देखो ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी बोलते हैं इसको, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आरबीसीज, और इसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। देखो प्लेटलेट्स का भी काफी इंपॉर्टेंस होता है हमारी बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल्स का भी काफी इंपॉर्टेंस होता है, प्लाज्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो देखते हैं आगे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक तरीके से लिक्विड होता है, यानी द ब्लड पार्ट ऑफ, सॉरी, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भी एक तरीके का लिक्विड होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा में क्या होता है? देखो बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा भी क्या होता है? एक तरीके का लिक्विड होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, यानी द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? सबसे पहले तो कलरलेस होता है लिक्विड। इसके अंदर क्या होता है? मेनली वाटर, ठीक है, विद मेनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट। अब प्लाज्मा जो होता है इसके पास कम से कम 90% वाटर होता है। देखो दोबारा से, प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा कलरलेस होता है, और जो प्लाज्मा होता है ये मेनली वाटर से बना, मतलब इसके अंदर काफी मात्रा में पानी पाया जाता है, ठीक है। और इसके प्लाज्मा के अंदर काफी शुरू में लिखा था प्लाज्मा कंटेन्स मेनली ऑफ वाटर। उसके बाद प्लाज्मा जो है वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस, मैंने बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। वो सब्सटेंसेस कौन है? प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट्स और कुछ हार्मोन्स, ठीक है, ये प्लाज्मा कंटेन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी सब्सटेंसेस जो है पाई जाती हैं। उसके बाद प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा कैरीज ऑल दीज सब्सटेंसेस, प्लाज्मा इन सभी को कैरी करता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। जहां जहां जिस चीज की जरूरत होती है प्लाज्मा उसको अपने साथ लेके चलता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम रेड ब्लड सेल्स। देखो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स कैरी करती हैं ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। अब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है हेमोग्लोबिन, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन, देखो रेड ब्लड सेल क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से दूसरे बॉडी पार्ट तक। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन कैरी करते हैं लंग्स से लेके दूसरे बॉडी के टिश्यूज तक, ठीक है। अब हम अगर आगे बात करें तो आगे बात आती है आरबीसीज की, सॉरी डब्ल्यूबीसी की। हम आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स की, ठीक है। देखो व्हाइट ब्लड सेल्स जनरली क्या होती है? ये हमें ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता ये डब्ल्यूबीसीज की वजह से आती है, क्योंकि देखो हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं? उसके साथ जाके फाइट करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शंस, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज। किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है हमें व्हाइट ब्लड मतलब बढ़ जाती है अगर हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखो बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज विच कॉज डिजीज।
तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो भी हमारे बॉडी में डिजीज कॉजिंग चीजें अगर पहुंच गई हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स मेक केमिकल्स नोन एज एंटीबॉडीज। मैंने आपको बताया कि अभी की एंटीबॉडीज यानी हमारी बॉडी खुद अपने लिए एंटीबॉडीज बना लेती हैं, जिससे जो है हमारा बॉडी जो है वो सेफ रहता है, ठीक है, और ये उसके साथ फाइट करने लगते हैं। नेक्स्ट बारी आती है प्लेटलेट्स की, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? अब देखो, जब भी अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी थोड़ा सा कट लग जाता है या कहीं से छिल जाता है, कट जाता है, तो वहां से ब्लड का जो है ना फ्लो बढ़ जाता है। इस फ्लो को रोकने के लिए प्लेटलेट्स काम आते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करता है? ये ब्लड को जमा देता है, यानी क्लोटिंग करता है ब्लड को, ठीक है। अगर कहीं पे भी कट जाता है तो ये वहां जम जाता है ब्लड, वहां पे जो ब्लड जम जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो ब्लड है वो कंटिन्यूस अमाउंट में फ्लो होता रहेगा, जिससे क्या हो सकता है कि हमारे बॉडी का ब्लड काफी सारा लॉस हो सकता है। यानी प्लेटलेट्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो। अब देखो, ब्लड प्लेटलेट्स कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। ये आपको याद रखना है। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। देखो, प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स के पास खुद के न्यूक्लियस नहीं होते, ठीक है। प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ए कट और वाउंड। अगर कहीं पर भी आपको चोट लग जाता है, कुछ भी कहीं पे छिल जाता है, कट जाता है, तो प्लेटलेट्स वहां पे क्या करते हैं? कोगुलेट। कोगुलेट का मतलब होता है जम जाना या जमा देना, ठीक है। ये वहां पे जाके खून के थक्के जमा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सेस अमाउंट में ब्लड है वो बहने से रुक जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड, कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। देखो, ब्लड एक बहुत ही एसेंशियल जो है चीज है हमारे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी होता है। यानी ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, ब्लड, इसके बारे में हम काफी पढ़ चुके हैं कि ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। लंग्स से ऑक्सीजन बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, और पूरे बॉडी पार्ट से जो भी ऑक्सीजन होता है वो लंग्स तक पहुंचाता है, ताकि वो ब्रीथ आउट करके बाहर निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड क्या करता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है और पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचा देता है। और उसके बाद ब्लड क्या कैरी करता है? वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम यूरिया भी कहते हैं, वो कहां से लाता है? ब्लड कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया। कहां से लेकर आता है? लिवर, ठीक है, टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन, ठीक है। लिवर से, यानी लिवर भी फिल्ट्रेशन करता है। लिवर से क्या करता है? वेस्ट मटेरियल जितने भी होगा वो वहां से लेगा और किडनी के पास पहुंचा देगा। किडनी क्या करेगा? उसको पूरा फिल्ट्रेट करेगा ब्लड को, और जो लिक्विड पार्ट होगा, ठीक है, जिसको हम यूरिन बोलते हैं, वो हमारे बॉडी से बिल्कुल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो का सेकेंड पार्ट था, इसमें मैंने आपको जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझाया। आप इस वीडियो को जो है दोबारा देखो अगर आपको नहीं समझ में आता तो, और जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके पास बनते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में रखो, जो है मैं आपको उसको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दूसरी बात यह है कि आप जो है कमेंट जरूर करें कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, ताकि मैं जो है उसका जवाब आपको दे सकूं। और जो है मेरे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी मेरे चैनल पे है, आप उसको भी जाके देखें। जो मेरे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट मैंने बनाया है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है।